सो हेलो फ्रेंड्स। आज हमने एक अलग सा टॉपिक उठाया है, दैट इज़ मॉर्चुरी स्टाफ। अब मॉर्चुरी स्टाफ पे हम क्यों बात कर रहे हैं, इसका कारण है ये एक कमेंट जो हमारे एक वीडियो पे हमें मिला। इसमें हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि सर, व्हाट आर द रिकमेंडेशन इन पंजाब अबाउट मॉर्च स्टाफ नीडेड फॉर ऑटोप्सी अदर देन मेडिकल ऑफिसर, इज़ देयर अ पोस्ट ऑफ ऑटोप्सी असिस्टेंट। सो इसके ऊपर पहले मैंने सोचा कि मैं एक रिप्लाई लिख देता हूँ, पर फिर मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा इशू है जो जिस पे बात होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों काम हो जाएंगे एक साथ, जवाब भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं जिनको सेम क्वेश्चन मन में आता होगा, तो उसको प्रॉपरली एक बार देख लेते हैं। तो उसके लिए पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं तोड़ रहा हूँ पहले, है ना। सो ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है उसको मैं थोड़ा सा टुकड़ों में कर रहा हूँ ताकि हमें जवाब देने में आसानी हो। सो पहला क्वेश्चन इनका ये है कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट मॉर्चरी स्टाफ नीडेड फॉर ऑटोप्सी अदर देन मेडिकल ऑफिसर इन पंजाब। तो ये पूछ रहे हैं कि मॉर्चरी स्टाफ के बारे में बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि मॉर्चरी स्टाफ की क्या रिकमेंडेशंस हैं, कि कौन होंगे मॉर्चरी स्टाफ, है ना, उस बारे में ये डिटेल जानना चाह रहे हैं। हालांकि इनका इसमें ये कहना है कि ये इनको पंजाब के बारे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन चाहिए, बट लेट्स हम पूरा इंडिया की कोई कवर करते हुए एक बार बात करते हैं इस बारे में। दूसरा इन्होंने पूछा है क्वेश्चन कि इज़ देयर ए पोस्ट ऑफ ऑटोप्सी असिस्टेंट, है ना। तो इसको भी मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मुझे लगता है कि अगर ऐसे हम इसको डिटेल बनाएं इस क्वेश्चन का, तो ऐसा कुछ बनेगा कि व्हाट आर द रिकमेंडेशंस अबाउट मॉर्चरी स्टाफ टू कंडक्ट ऑटोप्सी एंड इज़ देयर ए पोस्ट ऑफ ऑटोप्सी असिस्टेंट, इफ़ यस व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन। बिकॉज बेसिकली आपका जो पर्पस है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये पूछना ये नहीं है कि ऑटोप्सी असिस्टेंट की पोस्ट है या नहीं है। ऑटोप्सी असिस्टेंट तो आप बना दोगे, पर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरा मतलब ये कहने का कि आप किसी को भी रख लोगे मॉर्चुरी में तो ट्रेन तो उसको आप कर सकते हो, पर देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉइंग ए क्वालिफाइड पर्सन and employing a untrained person and then train that person. So there is a technical difference between these two things. ठीक है, बिकॉज बात सिर्फ नौकरी देने या उसकी नहीं है, बात यह है कि एक बंदा जिसको कि कोई नॉलेज नहीं है ना, उसको आप रखते हो तो ऑब्वियसली उसकी कम क्वालिफिकेशन होगी। कम क्वालिफाइड पर्सन को आप रख लेते हो किसी जॉब पे, फिर आप उसको एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ट्रेन करते हो, तो उससे उसकी ट्रेनिंग हो सकती है कि वो ट्रेंड हो जाए, बहुत अच्छा काम भी करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ही इज़ नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जब भी इशू आएगा तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे अगर ऐसे लोग आपके साथ काम कर रहे हैं जो अनक्वालिफाइड है। एक क्वालिफाइड पर्सन के साथ काम करने का, जैसे आप देखते हो, आप सर्जन्स को देखते हो, वो ओटी में जब सर्जरी कर रहे होते हैं या अपने वार्ड में काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ नर्सिंग स्टाफ होता है। नाउ नर्सिंग स्टाफ इट्सेल्फ वो खुद भी ऑफिसर रैंक के भी होते हैं उसमें, है ना। वो खुद ऑफिसर रैंक तक पहुँचते हैं, ग्रुप पे ऑफिसर तक पहुँचते हैं वो लोग, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वट एवर इज़ गोइंग ऑन देयर, है ना। इसके बजाय, इसके उलट अगर आप मॉर्चुरी में अगर आप एक ट्रेंड स्टाफ के बजाय आपने सिर्फ ऐसे ही रख लिया किसी को और फिर आपने उसको सिखा दिया, तो अल्टीमेटली जब जब भी कभी कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं पे कोई सी इंक्वायरी में या कहीं पे भी क्वेश्चन उठता है, तो उसने जो भी किया उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो फिर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं कि सिर्फ ऑटोप्सी असिस्टेंट क्यों, आप कोई और भी पोस्ट होती हैं क्या, क्या पोस्ट होती है मॉर्चुरी में, है ना। उसको और थोड़ा और बड़ा करूँ तो ये कि मॉर्चुरी में कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, व्हाट ऑल पोस्ट्स आर देयर इन मॉर्चुरी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन और इसमें उठता है कि आप किस मॉर्चुरी की बात कर रहे हो। आपकी मॉर्चुरी पीएससी पे सिचुएटेड है, सीएससी पे सिचुएटेड है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज पे, उसके हिसाब से सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन ओरिजिनली पूछा गया था उसको मैंने ऐसा एलेबोरेट किया है और अब इसको मैं आंसर करने जा रहा हूँ। ठीक है। सो सबसे पहले जब हम देखते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन की हम बात करें, तो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो सबसे मेन वर्किंग एरिया होता है वो क्या होता है, वो ऑटोप्सी सेंटर या मॉर्चुरी होता है। ये सिनोनिमस वर्ड नहीं है, क्योंकि मॉर्चुरी वर्ड का बेसिक मीनिंग होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे डेड बॉडी स्टोर होती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ डेड बॉडी स्टोर हो रही हो वहाँ पे ऑटोप्सी भी हो। ठीक है। और यूजुअली ऐसे ही होता है कि हमारे मॉर्चुरी में ही हमारे वहीं पे डेड बॉडी स्टोर होती है और वहीं पे ऑटोप्सी भी हो रही होती है। सो हम उसको इंटरचेंजिंगली यूज़ कर लेते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस, याद रखिएगा। सो ऑटोप्सी सेंटर की जब हम बात करते हैं तो ऑटोप्सी सेंटर का मतलब है कि ऐसी जगह जहाँ पे ऑटोप्सी होती है, यानी कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो रहा होता है। ठीक है।
अब एक डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, ऑटोप्सी तो चलो एक कोर एरिया हो गया, जस्ट लाइक जैसे गायनेकोलॉजी में होता है कि ऑप्स गायनी में आप जाके देखेंगे तो उनका मेन काम क्या है, डिलीवरी कराना। बट इज़ इट लाइक कि ऑप्स गायनी वाले सिर्फ डिलीवरी कराते हैं? नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं डिपार्टमेंट में। तो उन फंक्शंस में से मैं सिर्फ अभी डेड से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं मेनली उनकी बात करता हूँ। तो उनमें अगर मैं देखूँ तो आपके पास एक हिस्टोपैथोलॉजी लैब हो सकती है डिपार्टमेंट में, आपके पास एक टॉक्सिकोलॉजी लैब हो सकती है, आपके डिपार्टमेंट में एम्बाल्मिंग सर्विसेज हो सकती हैं। एम्बाल्मिंग का थोड़ा ऐसा है कि कई जगह पे फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्बाल्मिंग कर रहा है, जो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है कि फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट कई जगह पे एम्बाल्मिंग कर रहा है और कई जगह पे ऐसा है कि एनाटॉमी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो वो उनका कन्वेंशनल जैसा चला आ रहा है वैसा चला आ रहा है। आप कहीं जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे आप अगर चंडीगढ़ में ही देखें तो जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 32 में, सेक्टर 32 में चंडीगढ़ में, वहाँ पे फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट एम्बाल्मिंग करता है। वैसे ही आप देखें तो एम्स रायपुर में देखें तो वो एम्बाल्मिंग करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट वाले। बट जैसे आप पीजीआई चंडीगढ़ में जाते हैं तो वहाँ पे एनाटॉमी डिपार्टमेंट करता है एम्बाल्मिंग। सो इट्स लाइक जस्ट उनका जैसा कन्वेंशनल चला आ रहा है उस हिसाब से वो मैनेजमेंट इशू ज़्यादा है उसमें। फिर एक म्यूज़ियम तो हर डिपार्टमेंट में होना ही चाहिए, तो एक म्यूज़ियम भी होगा आपके डिपार्टमेंट में। उसके अलावा जो फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ सब विंग्स भी होते हैं, जैसे फॉरेंसिक रेडियोलॉजी हो सकता है उसके अंदर, फॉरेंसिक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर एक विंग हो सकती है फॉरेंसिक फोटोग्राफी की। सो कंसिडरिंग दीज थिंग्स देयर मे बी अ लॉट ऑफ पोस्ट्स, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, नेचर ऑफ वर्क एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे मैं कहूँ कि म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम में म्यूज़ियम क्यूरेटर होगा एक, है ना। एम्बाल्मिंग कर रहा है तो एम्बाल्मिंग के लिए एक पर्सन चाहिए जो इसको एम्बाल्मिंग करना आता हो, जो इस चीज़ के लिए ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो, है ना। सेम गोज विद टॉक्सिकोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी, वहाँ पे जो भी उस कंसर्न लैब में काम करने के लिए एलिजिबल लोग हैं वो लोग एम्प्लॉय किए जाएंगे। सेम विद फॉरेंसिक रेडियोलॉजी एंड फोटोग्राफी की, फोटोग्राफी में ना सिर्फ फोटोग्राफी में कोर्स होते हैं बल्कि क्लिनिकल फोटोग्राफी में कोर्स होते हैं, फॉरेंसिक फोटोग्राफी में कोर्सेस होते हैं। तो वो एक जनरल फोटोग्राफर नहीं होता है ना। इट्स नॉट लाइक कि जो वेडिंग की फोटोग्राफी कर रहा है वही ऑटोप्सी की भी फोटोग्राफी कर लेगा, है ना, क्योंकि उसमें बेसिक डिफरेंसेस हैं, फोटोग्राफी करने के तरीकों में डिफरेंस है। हो सकता है एक पर्सन दोनों करने में समर्थ हो, वो एक अलग बात है। बट अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉरेंसिक फोटोग्राफी अपने आप में पूरी एक ब्रांच है, ठीक है। और कुछ जगह पे होती है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे कि वहाँ पे बाकायदा उनके पास फॉरेंसिक फोटोग्राफी का भी एक विंग होता है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे आप तो उनके पास फॉरेंसिक रेडियोलॉजी का विंग होता है, यानी उनके पास खुद की एक्सरे मशीन होती है। सीटी स्कैन मशीन अभी फ़िलहाल एम्स दिल्ली के पास है और इन फ्यूचर एम्स ऋषिकेश के पास होगी, जैसा कि मेरी बेस्ट ऑफ द माई इन्फॉर्मेशन। एंड उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट साइड भी कुछ अपना निग्रिस में शायद, हाँ निग्रिस के पास है, ऑलरेडी है, दे हैव ए सिटी स्कैन मशीन। एंड शायद एम्स, आई थिंक एम्स पटना और एम्स भुवनेश्वर वाज, नहीं एम्स भुवनेश्वर, यस एम्स भुवनेश्वर वाज आल्सो ट्राइंग टू गेट सिटी स्कैन मशीन। तो वो एक अपने आप में एक पूरा अलग एरिया है। बट चलो कमिंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि अगर आप देखें तो जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन है, यानी उसका जो डेड बॉडी स्टोरेज का जो पार्ट है, वहाँ पे वहाँ पे क्या काम हो रहा है। अगर आप डेड बॉडी स्टोरेज की या ऑटोप्सी की बात करें तो वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है काम का वो होता है हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज़, और ये एक लेबरस वर्क है। और उनका बेसिक काम ये होता है कि वो डेड बॉडी जो उसको मूव करना जहाँ जैसी ज़रूरत हो, है ना। जैसे डेड बॉडी को हॉस्पिटल से आई है तो उसको कोल्ड चैम्बर में शिफ्ट करना है, अगर उसकी ऑटोप्सी होनी है तो कोल्ड चैम्बर से निकाल के ऑटोप्सी टेबल तक लाना है, ऑटोप्सी हो गई है तो ऑटोप्सी टेबल से वापस उठा के उसको पैक करके और जो है डिस्पैच करना है, या फिर अगर वो नॉन मेडिको लीगल केस है तो सीधे कोल्ड चैम्बर से ही रिलेटिव्स को हैंड ओवर करने के लिए जैसा भी ऑर्डर हो वो काम करना है। तो वो एक लेबरस जॉब है, उसके लिए यू नीड सम स्ट्रेंथ, है ना। तो एक तो ये हो गया। तो ऑब्वियसली ये काम करने के लिए आप किसको एम्प्लॉय करोगे, है ना। तो यूजुअली सैनिटरी अटेंडेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट जो हैं उन्हीं में से, उसी कैडर में से कुछ लोगों को, 2 4 5 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है जो यूजुअली मॉर्चरी अटेंडेंट कहलाते हैं, हाँ। तो जो ऑल ओवर जो मैंने इंडिया में पैटर्न देखा है कि हर जगह पे मॉर्चरी अटेंडेंट करके एक पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, उस पर जो वही हॉस्पिटल के ही होते हैं वो लोग, दूसरे जो हॉस्पिटल अटेंडेंट होते हैं वही, उन्हीं में से कुछ लोग रोटेट होते रहते हैं वहाँ पे। अगर जैसे मोस्टली तो जाता है कि वही लोग जो कर रहे हैं वही काम करते रहते हैं, बट अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे डिपार्टमेंट से रोटेट हो जाते हैं अटेंडेंट्स, ठीक है। फिर दूसरा एक काम जो है वो है डिसेक्शन का, डेड बॉडी का डिसेक्शन, जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन हो रहा है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि डिसेक्शन जो है डेड बॉडी का वो एक स्किल्ड वर्क है। वो कैसे, वो दिखाता हूँ आपको। देखो ये फोटोग्राफ देखो ध्यान से,
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये किडनी है जिसका कि हम कैप्सूल रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक का डिसेक्शन है। सो इस टाइप का जो डिसेक्शन है वो कर पाना एक स्किल्ड वर्क है, और इसके लिए यू नीड नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड स्किल इन योर हैंड, जो कि प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके लिए यू नीड ए क्वालिफाइड पर्सन, जो कि ऑब्वियसली मेडिकल ऑफिसर होता है यानी कि आपने ही करना है ये काम, है ना। और अगर आपको यहाँ पे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प आपकी जो बंदा करेगा वो भी एक क्वालिफाइड पर्सन ही आपकी हेल्प कर सकता है, जिसने कम से कम ग्रेजुएशन तक कर रखा हो बायोलॉजी की, लाइफ साइंस की किसी फील्ड में, है ना। तो वही लोग इसमें आपको इस डिसेक्शन में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। फिर तीसरी एक और चीज़ जो मॉर्चुरी में साइमल्टेनियसली चलती है वो क्या चलती है, रिपोर्ट राइटिंग, है ना। एंड सैम्पल्स जो आपने ऑटोप्सी की उसमें सैम्पल का कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, सील करना और उसको डिस्पैच करना। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि रिपोर्ट राइटिंग के लिए कुछ मेडिकल कॉलेजेस में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक टाइपिस्ट होता है अवेलेबल। तो ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि हर जगह नहीं होता, लेकिन कुछ जगह पे होता है। एक टाइपिस्ट होता है जो यूजुअली एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, और ही इज़ वेल वर्स्ड विद दिस थिंग कि आप जो भी डिक्टेट कर रहे हो उसको वो टाइप कर सकता है फटफट। तो रिपोर्ट राइटिंग में वहाँ पे हेल्प के लिए एक ये स्टाफ होता है टाइपिस्ट, और सैम्पल को कलेक्ट करना तो ऑब्वियसली आप ही का काम है, लेकिन उसको प्रिजर्व करके सील करके डिस्पैच करना ये भी आप ही का काम है, आप ही के सुपरविजन में होगा। और मोस्ट ऑफ द जगह ऐसा मैंने देखा है कि जो मॉर्चुरी अटेंडेंट होते हैं वही इस काम को करते हैं। बट अगर वैसे देखा जाए तो इस काम को करने के लिए भी यू नीड एटलीस्ट अ लैब टेक्नीशियन लेवल ऑफ पर्सन, जिसको कि पता हो कि वो क्या कर रहा है ना। कि इसके थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो जैसे एक तो सैम्पल कलेक्शन जो है ना, सैम्पल किस तरह का हो सकता है, सैम्पल क्या 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 हो सकता है, क्लॉथ्स हो सकते हैं डिसीज्ड के, है ना। उसका विसरा हो सकता है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए। अब ये टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए अगर विसरा जा रहा है तो वो FSL जाएगा, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, और उसमें वो जो विसरा है वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में प्रिजर्व किया जाएगा। तो आपका जो लैब टेक्नीशियन होगा तो उसे पता होगा कि कैसे बनाते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और उसका क्या सिग्निफिकेंस है ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे पता है कि वो करना क्या है और क्यों करना है। क्यों करना जब क्लियर होता है तो वो गलतियाँ कम होती हैं उसमें। हालांकि ये इसका भी एक दूसरा भी एस्पेक्ट है कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे ट्रेन कर दो तो वो उसमें कोई मिस्टेक नहीं करता है, तो चलो वो एक अलग इशू है, बट ठीक है। फिर हिस्टोपैथ के लिए, अगर हिस्टोपैथ के लिए आपने सैंपल रखा है तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हिस्टोपैथ के सैंपल्स को प्रिजर्व करना, उनको प्रॉपरली लैब तक पहुंचाना, इट रियली नीड्स सम नॉलेज, बिकॉज एक तो आपको 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन बनाना होता है, तो उसको बनाना आना चाहिए। उसमें केमिकल लगते हैं, उनको कैसे मिक्स करना है वो तो एक लैब टेक्नीशियन ही कर सकता है प्रॉपरली, जो ट्रेंड है, और ट्रेंड मतलब क्वालिफाइड है। और उसके बाद में उनको उसका फॉर्मेलिन रेगुलरली चेंज करना, ये देखना कि टिश्यू प्रॉपरली फिक्स हुए या नहीं, इट ऑल नीड्स इफ़र्ट्स। फिर बुलेट है जैसे, तो बुलेट हमें मिल जाती है कई बार, तो अगर आपको बुलेट मिली है सैंपल में और आपने बुलेट प्रिजर्व करना है तो उसकी कुछ कुछ चीज़ें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, है ना। उसकी डिटेल में अभी इसमें नहीं जा सकता, बट वैसे तो ऑब्वियसली ये जितने भी सैंपल हैं इनको प्रिजर्व करते टाइम आपकी प्रेजेंस एकदम ज़रूरी है। पर हेल्पिंग हैंड की जहाँ तक अगर बात करें तो आई थिंक कि यहाँ पे एक यू नीड अ लैब टेक्नीशियन जिसको कि चीज़ों के बारे में जानकारी हो। सेम गोज़ विद DNA। DNA सैंपल जो है उसको कंटामिनेट हो जाएगा तो सब ख़राब हो जाएगा। तो DNA सैंपल को कलेक्ट करना और उसको प्रॉपरली प्रिजर्व करना एक टीडियस जॉब है। उसके लिए आप एक अनक्वालिफाइड पर्सन पर भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अब जैसे इसके थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ। जैसे हिस्टोपैथ लैब की अगर हम बात करें तो जब मैं हिस्टोपैथ लैब बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या क्या काम हो रहा होता है हिस्टोपैथ लैब में। देखो पहले आप जो भी आपने पोस्टमार्टम किया है और आपने हिस्टोपैथ सैंपल उठाए हैं तो वो उनको प्रिजर्व करके लेबल करना, फिर उसके बाद में वो सैंपल को ट्रांसफ़र करना मॉर्चुरी से लैब में, फिर वो फिक्सेशन प्रोसेस को सुपरवाइज़ करते रहना, फिर ग्रोसिंग करना सैंपल्स की, ग्रोसिंग के बाद में कैसेट प्रिपेयर करना, ब्लॉक बनाना, स्लाइड बनाना, और फिर फाइनली स्लाइड बन गई है तो रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग के बाद भी काम वहीं ख़त्म नहीं हो जाता। जो आपने सैंपल जो उठाया वो सारा मेडिको लीगल सैंपल है, तो उसका एक प्रॉपर स्टोरेज भी होना चाहिए, वो ब्लॉक्स जो आपने बनाए उनका भी और स्लाइड्स का भी। तो ये, और उसके साथ में एक रिकॉर्ड भी मेंटेन करना, सारा रिकॉर्ड एक इसका एक बहुत ही मेटिकुलसली आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि सारे मेडिको लीगल सैंपल हैं आपके। तो ये जो सारा काम है इसको एक जैसे हम एक वर्किंग प्रोटोकॉल में एक देखूँ अगर इसमें बताऊँ आपको, तो
कौन इस काम को करने के करेगा, उसको जब हम रहें तो हमें इसमें से देख सकते हो आपकी जैसे ये वाले काम है, सैंपल ट्रांसफ़र करना मॉर्चुरी से लैब, उनका फिक्सेशन प्रोसेस को सुपरवाइज करना, यहाँ पे यू नीड ए लैब टेक्नीशियन, ठीक है। फिर ये कैसेट को प्रोसेस करना, ब्लॉग बनाना, स्लाइड प्रिपेयर करना, इनके लिए यू नीड ए लैब टेक्नीशियन, है ना। सडनली जो कुछ स्टेप्स हैं जो रेसिडेंट डॉक्टर और फैकल्टी ही कर सकती है, एज इफ जैसे कि ग्रोसिंग है, तो ग्रोसिंग एक रेसिडेंट डॉक्टर कर सकता है अंडर सुपरविजन ऑफ फैकल्टी, सेम गोज विथ रिपोर्टिंग, है ना। लेकिन अब स्टोर करना है, ब्लॉक और स्लाइड्स को स्टोर करके रखना है, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कौन करेगा? इसके लिए आप हर काम तो एक डॉक्टर ही नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक लैब टेक्नीशियन जो इस काम को करे। फिर चलो एक अगला टॉपिक जैसे उठाते हैं एम्बाल्मिंग का। तो अगर आपके यहाँ पे एम्बाल्मिंग सर्विस हो रही है तो एम्बाल्मिंग करेगा कौन? वैसे तो एम्बाल्मिंग ऑब्वियसली डॉक्टर ही करेगा। किसी डेड बॉडी को एम्बाल्म करना सिर्फ टेक्निक नहीं है, टेक्निक के साथ में नॉलेज भी आपका होना चाहिए, आपको मेडिको लीगल इश्यूज उससे रिलेटेड पता होना चाहिए, आप किस डेड बॉडी को एम्बाल्म कर रहे हो, है ना। वो नॉन मेडिको लीगल केस है, मेडिको लीगल केस है, अगर मेडिको लीगल केस है तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें करनी होती हैं। फिर एम्बाल्मिंग फ्लूइड की प्रिपरेशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो वो सारा करके और फिर एक प्रॉपर एम्बाल्मिंग करना दी गई कंडीशन में, क्योंकि डेड बॉडी जैसे मैंने पहले ही बताया बहुत डिफरेंट टाइप की हो सकती है, डिसमेंबर्ड हो सकती है या डिकम्पोजिशन की किसी भी स्टेज में हो सकती है, तो उस हिसाब से डिसाइड करना कि किस टाइप की एम्बाल्मिंग इसमें की जाएगी, है ना। एंड फिर ज़रूरत पे भी डिपेंड करता है, जैसे अब कोई डेड बॉडी हो सकता है कि आपको एयरलिफ्ट करके इंडिया के बाहर ले जानी हो, कोई डेड बॉडी इंडिया के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जानी हो, तो वहाँ पे एम्बाल्मिंग के बिना तो वो जाएगी नहीं, है ना। तो प्रॉपर एम्बाल्मिंग करना, एम्बाल्मिंग सर्टिफिकेट देना, ये सारे काम करने के लिए यू नीड सम क्वालिफाइड असिस्टेंस, है ना। सारा काम तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर एक जैसे म्यूज़ियम पे आऊँ मैं अगर, तो जैसे म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम में क्या होता है? आप म्यूज़ियम तो आपने सबने देखे हुए हैं, एनाटॉमी में देखा है, मतलब अगर मैं वेट स्पेसिमेन की बात कर रहा हूँ जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स का, तो आप कहाँ देखते हो? एनाटॉमी में देखते हो, फिर उसके बाद फॉरेंसिक मेडिसिन में देखते हो, फिर पैथोलॉजी वालों के पास होता है वैसे ही, फिर सर्जरी में, तो सर्जिकल ब्रांचेस जितनी भी होंगी आपकी, ऑब्स गायनी वगैरह, सबके पास अपने अपने वेट स्पेसिमेन के म्यूज़ियम होते हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है यहाँ पे कैसे काम होता है? अगर आप देखो प्रॉपर फ्लो में, तो कोई भी जो म्यूज़ियम के लिए स्पेसिमेन प्रिजर्व किया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, तो उसको रिसीव करना, फिर उसको प्रिपरेशन होती है उसका फिक्सेशन, और उसको एक रीस्टोर करना है एक रियल लाइफ सिचुएशन टाइप का, मतलब एज क्लोज टू लिविंग एज पॉसिबल वैसा एक करके उसको रीस्टोर करना वापस, फिर उसका प्रिजर्वेशन बनाए रखे, उसको माउंट करके उसका प्रेजेंटेशन, ये सारा एक अगेन एक टेक्निकल जॉब है। तो यू नीड सम पर्सन हु इज़ ट्रेंड इन दिस या क्वालिफाइड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ आपको कि एक कोर्स होता है, ये सर्टिफिकेट कोर्स इन म्यूजियम टेक्नोलॉजी टेक्निक्स, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ बीजापुर में ये मैंने देखा, ये हालांकि मेरा पर्सनल नॉलेज में नहीं है, मैंने बस इंटरनेट पर देखा है कि देयर इज़ ए म्यूजियम टेक्निक की अगर हम बात करें तो एक कोर्स है जो एक सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ होता है म्यूजियम टेक्निक में, ठीक है। अब अगर मैं आपको ले जाऊँ चलो टॉक्सिकोलॉजी लैब की तरफ, तो टॉक्सिकोलॉजी लैब में क्या काम हो रहा होता है? टॉक्सिकोलॉजी लैब में डिफरेंट पॉइजन्स की टेस्टिंग हो रही होती है। तो अगर आप अपने डिपार्टमेंट में फॉर एकेडमिक पर्पस भी अगर आप एक टॉक्सिकोलॉजी लैब इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा? उसमें 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, है ना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, बट गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये भी बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये। बट स्टिल अगर आप बेसिक भी अगर बनाते हो तो यू नीड सम क्वालिफाइड पर्सन, लाइक जैसे कोई सीनियर टॉक्सिकोलॉजिस्ट है, जूनियर टॉक्सिकोलॉजिस्ट या एटलीस्ट वन टॉक्सिकोलॉजिस्ट, है ना, वो तो आपको चाहिएगा ही। और ऐसे पर्सन की क्वालिफिकेशन एटलीस्ट केमिस्ट्री साइड में होनी चाहिए, किसी केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री या फार्मा में, है ना, तो ही तो वो जो ड्रग्स हैं या जो पॉइजन है उनको प्रॉपरली इवेल्युएट कर पाएगा। क्योंकि जैसे आप एक चीज़ देखो, आपने गैस्ट्रिक लेवाज लिया तो उस सैंपल में एज इट इज़ तो टेस्ट नहीं लगेंगे ना, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, तो उसके लिए यू नीड अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको डेफिनेटली एक ट्रेंड पर्सन चाहिए जो इस काम को कर सके। अगेन जब हम बात करते हैं फिर फॉरेंसिक रेडियोलॉजी की, तो वहाँ तो आप अगर आपके पास में सीटी स्कैन मशीन है या एक्सरे मशीन है, तो अब वो मशीनें भी आप खुद ही चलाओगे तो चला सकते हो वैसे चलाने को तो, बट डेफिनेटली जैसे रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में होता है, उनके पास टेक्नीशियन होते हैं, तो यू ऑल्सो नीड सम टेक्नीशियन टू रन दोज काइंड ऑफ मशीन्स, है ना। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर वगैरह भी, वो हालांकि वो तो पूरे इंस्टीट्यूट का एक ही होता है, तो कोई इशू नहीं है, वो आपके लिए आ जाएगा। फिर अगेन इफ़ आई कम बैक टू फॉरेंसिक फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी मैंने जैसे कहा वो एक स्पेसिफिक एक फील्ड ही है अपने आप में, तो एटलीस्ट यू नीड अ फोटोग्राफर अगर आपको प्रॉपर फोटोग्राफ्स चाहिए तो, या तो वो भी आपको ही खुद ही सीखना पड़ेगा,
है ना, डॉक्टर ही सारा कुछ कर ले फिर पर करने को कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हम करते भी हैं। बट ये जैसे ये फोटोग्राफ मेरे ही हाथ का लिया हुआ है, पर इफ़ यू हैव अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड फॉर डूइंग दैट जॉब देन डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज सिर्फ फोटोग्राफ लेना ही नहीं होता, इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फोरेंसिक फोटोग्राफी जो ऑटोप्सी में हम फोटोग्राफी करते हैं इसका। क्योंकि जस्ट फोटोग्राफ क्लिक कर लेना भी बात नहीं है, फोटोग्राफ को कैसे लिया जाना वो पूरा अपने आप में एक पूरी एक कला है ना। और उसके बाद क्योंकि फिर अगेन ये मेडिको लीगल ये एविडेंस है, तो एविडेंस को हैंडल करना, किस तरह से आपको अपने कैमरा, आपके रोल, आपके या फिर आपके जो हार्ड ड्राइव हैं, आपको किस तरह से उसको स्टोरेज करना होता है, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मेटिकुलसली ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो यू नीड ए क्वालिफाइड पर्सन फॉर दिस। पीजीआई चंडीगढ़ में एक कोर्स होता है, बीएससी इन एम्बाल्मिंग एंड मॉर्चरी साइंस, ये 3 साल का बीएससी कोर्स है। और अब जैसे कि दूसरे पैरामेडिकल कोर्स के लिए होता है 10+2 से एलिजिबिलिटी है इसकी, ये लिंक मैं दे दूँगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो ये जो कोर्स है, मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मेरे सामने करीब 12-15 बच्चे इसमें पास आउट हुए हैं, 5 का पर ईयर का इंटेक है, तो उस हिसाब से कुछ 4 बैच तो मेरे सामने निकली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जो भी स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हुए हैं वो दे आर वेल वर्स्ड विद ऑल द डाइसेक्शन प्रोसेस, तो वो आपको डिसेक्शन हॉल में हेल्प कर सकते हैं, वो रिपोर्ट राइटिंग में भी हेल्प करते हैं, उनको टाइपिंग भी सीख जाते हैं वो लोग कोर्स को करते हुए, साथ में थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज ले ही लेते हैं साइड में। फिर उसके बाद में जब आप इधर आते हो लैब की तरफ, तो हिस्टोपैथ लैब का भी उनको बेसिक काम आता है, म्यूज़ियम में कैसे स्पेसिमेन प्रिपेयर करना है वगैरह वो भी उनको आता है। और उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी का तो बहुत बेसिक सा ही कुछ सीखते देखा है मैंने उन्हें, बट हाँ थोड़ा सा एक बेसिक टेस्ट तो वो कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी तो कर ही रहे ना, साइंस ही है बीएससी उनका, तो वो एक चीज़ है। और मतलब कुल मिला के देखा जाए तो डिपार्टमेंट के जहाँ जहाँ पे भी डिपार्टमेंट की एक्टिव फंक्शनिंग हो रही है उसमें हर जगह ही वो थोड़ा सारा कुछ सीख जाते हैं। तो उन्हें आप पोस्ट कर सकते हो एज ए लाइक अपने साथ रख सकते हो टेक्नीशियन के रूप में, जो डिसेक्शन के में भी हेल्प करेगा। फिर उसके बाद प्रॉपरली आपके स्पेसिमेन जो हैं वो सैंपल जो हैं वो प्रॉपरली प्रिजर्व हो रहे हैं, डिस्पैच हो रहे हैं, ये आपके अंडर सुपरविज़न। और उसके बाद जो आपकी लैब्स चलेंगी, जैसे हिस्टोपैथ लैब या टॉक्सिकोलॉजी लैब या कोई भी दूसरी आप लैब चला रहे हो, तो वहाँ पे भी वो लोग काम करने में सक्षम होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जो बेसिक क्वेश्चन था हमारे डॉक्टर साहब का, उस पर वापस आऊँ तो उनका ये था कि मॉर्चुरी में सर कौन कौन से स्टाफ हैं रिकमेंडेड। तो अगेन उसमें अगर मैं कहूँ तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है और जितना मैंने सर्च भी किया, मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से बात की इस क्वेश्चन के जवाब को देने के पहले, तो मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ जगह सिर्फ मॉर्चुरी अटेंडेंट्स हैं, यानी कि वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर होता है, उसके साथ 4-5 मॉर्चुरी अटेंडेंट होते हैं। ऑब्वियसली वो जो मॉर्चुरी अटेंडेंट होते हैं वो सैनिटरी अटेंडेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट कैडर से ही आए हुए होते हैं, तो कहीं जगह पे वो 8वीं पास होते हैं, कहीं 10वीं पास होते हैं बस। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो बंदा खुद से, हो सकता है कहीं बीएससी भी किया हो, ऐसे भी लोग देखे मैंने कि उसने बीएससी कर रखा है, बट वो जिस पोस्ट पे है, यानी कि मॉर्चुरी अटेंडेंट की जिस पोस्ट पे है, उसके लिए क्वालिफिकेशन जरा 8वीं पास या 10वीं पास है, या कुछ जगह 12वीं पास है बस। तो अगर देखा जाए तो वो पर्सन, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिनको करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, तो क्या वो अच्छे से काम नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो इवन, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ना कि इवन क्वालिफाइड पर्सन से भी अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं उसको करने के लिए। तो ठीक है, वो एक एस्पेक्ट है, बट क्वालिफाइड की अगर बात करें तो क्वालिफाइड तो नहीं होते हैं। फिर ये वाला जो सेम कोर्स है, ये मैंने, जो मेरी जानकारी है उसमें एम्स नागपुर में बीएच का प्रपोजल है, यानी कि दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट सम बीएससी इन मॉर्चुरी साइंस कोर्स। एंड एक और चीज़ है कि इसी टाइप का सिमिलर एक कोर्स महाराष्ट्र में ऑलरेडी होता है, कोई पैरामेडिकल कोर्स, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट महाराष्ट्र में होता है। अब इसकी एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब कोई कोर्स नया शुरू होता है तो भी लोग उसको कोर्स को करके निकल रहे हैं, बीएससी करके निकल रहे हैं, तो वो उनका एम्प्लॉयमेंट का इशू थोड़ा सा तो रहेगा इनिशियली, क्योंकि कहीं पे पोस्ट है ही नहीं। तो आपका जो बेसिक क्वेश्चन था कि सर पोस्ट, कौन सी पोस्ट हैं, तो जितना मैंने पता किया कहीं कोई पोस्ट है ही नहीं। जो बीएससी करके जो कैंडिडेट निकले हैं उनको मैंने जो देखा है कि वो उनमें से कुछ एक दो प्राइवेट कॉलेजेस में काम कर रहे हैं, हालांकि वो अच्छा काम कर रहे हैं और कॉलेज भी उनसे खुश है, तो उनके करियर वाइज तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत हुई है। एक जनरल बीएससी आप करोगे उससे तो बेटर ही है, बट अभी फ़िलहाल कहीं पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रही हैं। इस टर्म में नहीं दिख रही हैं कि अभी एडवर्टाइज नहीं है, बट डेफिनेटली अगर इस तरह का कोई कोर्स हो, ऐसा एक कैडर हो, जो मॉर्चरी में जो गैप है हमारी
हमारे वर्किंग में जो गैप है इसको फिल कर सके, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। और स्पेशली जो एम्बाल्मिंग वाला पार्ट है उसको अगर आप अच्छे से करना सीख लेते हो तो यूएस में, कनाडा में, इधर तो बहुत जॉब्स हैं एम्बाल्मर्स की। बाकी इंडिया में अभी जॉब्स नहीं हैं बट डेफिनेटली इन फ्यूचर आएंगी। और अगर एक कैडर क्रिएट हो किया जाता है जैसे मॉर्चुरी सुपरवाइज़र, अच्छा एक जैसे 32 में हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ में एक मॉर्चुरी सुपरवाइज़र हैं, और पीजीआई में भी मैंने काफ़ी सारे टेक्निकल स्टाफ देखे हैं। बट एक जो चीज़, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जो मैंने एक फ़ील किया कि जो डिफरेंस मैंने फ़ील किया कि जो बच्चों ने पूरा बीएससी कंप्लीट किया है, तो बीएससी मॉर्चुरी साइंस जिन्होंने किया है उनका एक अलग लेवल का कंफर्ट लेवल देखा है मैंने मॉर्चुरी में काम करते हुए। क्योंकि वो 12th पास करके जस्ट आते हैं, क्यूरियस होते हैं, तो वो 3 साल जब ट्रेनिंग लेते हैं वहाँ पे, और उनका बेसिक जैसे वो होता है ना कि भाई मेरी क्वालिफिकेशन ही यही है कि आई एम ए ग्रेजुएट इन मॉर्चुरी साइंस, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन वर्किंग विद डेड बॉडीज़, डिकम्पोज्ड बॉडीज़, एंड जो भी वहाँ पे काम हो रहे हैं उसके साथ। बट उसके अगेंस्ट जब आप किसी और पर्सन को एम्प्लॉय करते हो जिसने बीएससी किया हुआ है जनरल किसी भी तरह का, और तो वो उनको एक अजीब सी एवर्जन सा होता है उससे, एक अजीब सी दूरी बना के रखना चाहते हैं उस काम से, क्योंकि ऑब्वियसली डेड बॉडीज़ के साथ काम करना इज़ नॉट ए ईजी जॉब। तो खैर चलो ये है। और एक इसके साथ अब स्टाफ की बात हुई तो एक ऑब्जर्वेशन जो मेरे देखने में है वो भी आपको बता देता हूँ कि जैसे ये 2015 की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सब्जी मंडी मॉर्चुरी के ऊपर कमेंट किया था कि ये कुछ मैं पढ़ देता हूँ कुछ स्टेटमेंट जो कोर्ट ने पास किए उसके बारे में। व्हाट द पीपल हैव टू इंड्योर इज़ डिस्कस्टिंग, इज़ देयर इज़ एनी एसओपी और स्क्रीनिंग प्रोसेस, यू थिंक द मॉर्चुरी बिलोंग्स टू डेड पीपल सो एवरीथिंग देयर शुड बी डेड, दिस टूल बिलोंग्स इन ए म्यूजियम, द डेड कैन नॉट बी बुचर्ड एंड हैमर्ड लाइक दिस। तो ये सब उन्होंने एक्चुअली ये सब जो फोटोग्राफ उन्होंने देखे वहाँ के इंस्ट्रूमेंट, रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स जो फोटोग्राफ में दिख रहे होंगे वहाँ पे केस के, उसको देख के उन्होंने कमेंट किया था। तो देख सकते हो कि इंडिया के कैपिटल में जब मॉर्चुरीज़ की ये हालत है तो बाकी जगह हम क्या ही कल्पना करें। तो डेफिनेटली मॉर्चुरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। डॉक्टर के अलावा कोई नहीं है वहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, कोई कैडर नहीं है अलग से। और इसमें फिर एक चीज़ ये आती है कि अगर कैडर होता है तो आई थिंक कि कैडर आने से चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। जैसे मैंने 32 में ऑब्जर्व किया कि मॉर्चुरी सुपरवाइज़र होने से चीज़ें काफ़ी स्मूथ चलती हैं। सो ठीक है, थैंक यू। शायद आपको आपका जवाब मिल गया होगा पूरी तरह से, और हमने सारे इशू डिस्कस कर दिए। सो थैंक यू।